तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन इफेक्ट। तो शुरू करते हैं। रुदोष प्रक्रम में जब गैस स्थिर उच्च दाब से सरंध्र डाट से होकर निर्वात या कम दाब क्षेत्र में प्रवाहित होता है, तब इसका ताप परिवर्तन हो जाता है। ताप परिवर्तन से तात्पर्य यहाँ पर है कि ताप में कमी हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, इसी को हम जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक तो है कि सरंध्र डाट से होकर गैस प्रवाहित हो रहा है और कहाँ से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, निर्वात या निम्न दाब की ओर। तो हमेशा ये ध्यान रखना हमको, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब गैस प्रवाहित हो रहा है तब ताप में परिवर्तन होता है और वो जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। जब गैसें विसरित या प्रवाहित या फैलती हैं तब इन्हें वान डर वाल्स आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। और अगर यदि गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तो ताप में कम हो जाता है या ताप में कमी आ जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम का हम उदाहरण लेंगे। हाइड्रोजन और हीलियम में ताप में वृद्धि होती है। अधिकांश जितने भी गैसेस हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर शीतलन प्रभाव व्यक्त होता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे दो गैस हैं जिनके प्रसरण में ताप में वृद्धि होती है। लेकिन यदि इन गैसों को बहुत न्यून ताप पर, हाइड्रोजन के लिए तो है लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसी प्रकार से हीलियम के लिए अगर हम -240 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तब जूल थॉमसन प्रभाव से ताप में कमी होगी। क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। स्पष्ट है कि प्रत्येक गैस का एक निश्चित तापक्रम होता है, ठीक है, जिसके नीचे गैस प्रसारित होने पर ठंडी होती है या शीतलन होता है, तथा इस ताप के ऊपर गैस का ताप बढ़ता है। ठीक है, एक निश्चित तापक्रम होता है किसी एक विशेष दाब पर, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उस ताप के नीचे अगर हम गैस को रुद्धोष तरीके से प्रसारित होने देते हैं तो शीतलन होता है, और उस पर्टिकुलर विशेष ताप के ऊपर यदि हम प्रसारण करते हैं तब ताप में वृद्धि होती है, और इस ताप को हम कहते हैं व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर। तो एक ये नई चीज़ आ गई आपकी, व्युत्क्रम ताप, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, -80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हाइड्रोजन के लिए, और -240 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह है हीलियम गैस का व्युत्क्रम ताप है। अन्य सभी गैसों के व्युत्क्रम ताप रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होते हैं। कमरे के जो तापक्रम होता है उससे ज़्यादा होता है सभी गैसों के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त। इसलिए जूल थॉमसन प्रभाव के कारण सभी गैसों के ताप में कमी होती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। ये दो गैसें जो हैं वो अपवाद हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पर ये भी शीतलन व्यक्त करेंगे। आदर्श गैस में वान डर वाल्स बल को अनुपस्थिति माना जाता है। अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपको ज्ञात होगा कि जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वान डर वाल्स बल को
वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, नगण्य माना जाता है। इसलिए या अतः आदर्श गैसों में जूल थॉम्सन प्रभाव शून्य होता है। जब आदर्श गैस का निर्वात में रुद्धोष्म प्रसार होता है तब ऐसी स्थिति में जो Q है वो 0 होता है। रुद्धोष्म प्रसार कर रहे हैं तो रुद्धोष्म कंडीशन में आपको मालूम है Q इक्वल टू 0 होता है। चूंकि रुद्धोष्म प्रसार में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, साथ ही वान डेर वाल बलों की अनुपस्थिति में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वान डेर वाल बल मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। अतः प्रथम नियमानुसार ऊष्मागतिकी के प्रथम के नियमानुसार डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या है हमारा प्रथम नियम, Q इक्वल टू डेल ई माइनस डब्लू। Q 0 हो गया, W 0 हो गया, तो डेल ई भी हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर अनाश्रित रहती है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेल ई एंड डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा है जूल का नियम। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सिर्फ ताप का फलन होता है, ना तो आयतन पर निर्भर करता है और ना ही दाब पर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी को आंतरिक दाब कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक दाब, इंटरनल प्रेशर। ये चीज भी ध्यान रखें। अर्थात आदर्श गैस का आंतरिक दाब 0 होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं जूल थॉम्सन प्रयोग क्या होता है। ओके, सॉरी, जूल थॉम्सन प्रयोग के बारे में अब हम देखते हैं। ये हमने चित्र बना दिया है यहाँ पर। इस प्रयोग में ताप अवरोधी पदार्थ से बनी एक नली लेते हैं जिसके बीच में एक सरंध्र झिल्ली, ये हमारा सरंध्र झिल्ली है, जिसको हमने G से व्यक्त किया है। एक सरंध्र झिल्ली लगी रहती है। झिल्ली के दोनों ओर भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा होता है, जैसे कि हमने दिखा रखा है यहाँ पर A और B के द्वारा दोनों तरफ पिस्टन लगा हुआ है, और ये जो पिस्टन है वो भारहीन और घर्षणहीन। ओके, प्रारंभ में पिस्टन A को P1 दाब और V1 आयतन तक संपीड़ित करते हैं। ठीक है, हमने पिस्टन A से हम इसको गैस जो भी अंदर भरा उसको हम संपीड़ित करेंगे। इससे गैस सरंध्र झिल्ली में से होकर कम दाब P2 ओके दाब से पिस्टन B को V2 आयतन तक प्रसारित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये पिस्टन को इधर ले जाएंगे तो यहाँ जो भी गैस है वहाँ उसका दाब है P1, और ये जो दाब है P2 वो P1 से छोटा है, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ आने के बाद क्या करेगा, पिस्टन को इधर की ओर सरकाएगा गैस के दाब की वजह से। तो हमने ये मान लिया है कि ये जो सरक रहा है वो आयतन V2 तक है। ठीक है, अतः पिस्टन A द्वारा गैस पर किया गया कार्य। ठीक है, पिस्टन को हम दबा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, तो पिस्टन A द्वारा गैस पर कार्य हो रहा है, गैस पर किया गया कार्य, किया गया कार्य इक्वल टू क्या होगा, संपीड़न हो रहा है, इसका मतलब माइनस P1 V1। ठीक है, और गैस द्वारा पिस्टन B पर किया गया कार्य,
गैस द्वारा कार्य हो रहा है। यहाँ पे क्या था, पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य। अब गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जा रहा है। पिस्टन कौन सा, बी पर। पिस्टन बी पर गैस द्वारा किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा, P2 V2। तो कुल कार्य क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क वो हो गया हमारा P2 V2 माइनस P1 V1। ओके। नाउ चूंकि गैस का रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, अतः तंत्र या तंत्र ग्रुप में क्या है हमारे पास, यहाँ गैस है, अतः तंत्र या गैस पारिपार्श्विक से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, जैसा कि हम जानते हैं रुद्धोष्म प्रसार में। इसलिए गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा को कम खर्च करके कार्य करेगा। अर्थात तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E2 से E1 तक गिर जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रसार में क्या हो रहा है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो जो भी कार्य होगा वो किससे होगा, आंतरिक ऊर्जा से होगा। अर्थात आंतरिक ऊर्जा के द्वारा कार्य किया जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि कम कमी आएगी। अतः प्रथम नियम क्या है हमारा, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और क्यू हमारा यहाँ पे 0 है, तो क्या रह गया यहाँ पे माइनस डब्ल्यू। अब इसको देखें, हम आपको दो तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला देखिए अब क्या हो गया, डेल ई इज इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। W इक्वल टू क्या है हमारे पास, P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, तो हमें देख चुके हैं कि डेल ई किसके बराबर है, माइनस डब्ल्यू के बराबर है। तो डेल ई इज इक्वल टू डब्ल्यू का मान यहाँ रख दिया हमने, P2 V2 माइनस P1 V1। इसको हम खोल लेते हैं, तो हो जाएगा आपका माइनस P2 V2 प्लस P1 V1। ठीक है, और डेल ई क्या है हमारा, यह है हमारा E2 माइनस E1 अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था इक्वल टू माइनस P2 V2 प्लस P1 V1। अब जो E2 वाले पोर्शन है एक तरफ और 1 वाले पोर्शंस को हमने एक तरफ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, E2 प्लस P2 V2, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू E1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो E1 प्लस P1 V1। और ये किसके बराबर है, H2 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, H1 के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू E प्लस Pv होता है। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0। और हम कह सकते हैं कि डेल H इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज़ को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, डेल ई इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस डब्लू है। माइनस डब्लू का मतलब माइनस P2 V2 प्लस P1 V1। ओके, तो इसको हम यूँ ना लेके अगर हम यूँ करें कि W इज इक्वल टू माइनस डेल ई, तो इसका मतलब क्या हो गया, P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और अगर बाहर माइनस चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ये E1 माइनस E2। और वही P2 वाले सिम्बल्स को एक साथ P1 वाले को एक साथ लेंगे, तो हमारा अल्टीमेटली इस प्रकार से भी वही प्राप्त होगा, डेल H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्पष्ट है कि वास्तविक गैस के रुद्धोष्म प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में तो परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसकी एंथैल्पी स्थिर रहती है, डेल H इज इक्वल टू 0। ऐसे प्रक्रम को सम एंथैल्पी प्रक्रम कहते हैं। अर्थात जूल थॉमसन
स्थिर एंथैल्पी के साथ होता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जूल थॉम्सन प्रभाव और जूल थॉम्सन प्रयोग हमने देख लिया है, क्वेश्चंस भी आ जाता है इसके ऊपर। और ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंदी है, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग टुकड़ों में ही पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो बाकी जो इसके साथ टॉपिक्स जुड़े हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में हमने देखा जूल थॉम्सन प्रभाव और जूल थॉम्सन प्रयोग, और आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को कंसर्न करेंगे वीडियो नंबर 22 में। ओके, थैंक यू।